अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग फिर आ गए हैं पढ़ने के लिए और फिर नहीं आए हैं, बिल्कुल न्यू हैं, तो आपको ये ब्लड क्लॉटिंग बहुत अच्छा समझ में आने वाला है, देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, हम पहले हार्ट और डिफरेंट टॉपिक ब्लड से रिलेटेड कर चुके हैं। ये भी हमारी कोई थर्ड फोर्थ फिफ्थ यार याद नहीं है कौन सी वीडियो है, लेकिन चलो कोई वीडियो है जो कि ब्लड या हार्ट के टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है। अच्छा, आप लोग तो ब्लड क्लॉटिंग पढ़ने के लिए आए होंगे, टाइटल देखा होगा ना आप लोगों ने। अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स ऐसा है कि इसको देखकर बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ब्लड क्लॉटिंग होना क्यों जरूरी है। अब आप लोग बोल रहे होंगे भाई हमें पता है, बचपन से हमें चोट लगती आई है, हम गिरे हैं, घुटना छिला है, ब्लड क्लॉट बने हैं और हमने उस पापड़ी को जो है वो उखाड़ा भी है और फिर दोबारा क्लॉट बनवाया है। मतलब कि आप लोगों ने जख्म बहुत खराब किए होंगे बचपन में, क्योंकि आइडिया नहीं था, तो वो एक रफ रफ सी सरफेस लगी होगी आपको और आपने उसको हटा दिया होगा बगैर उसके खुद से हटने से पहले। ये काम तो सबने ही किया होगा, याद है ना। अच्छा, कभी बचपन में आप लोग के दिमाग में ख्याल आया कि ये बनता कैसे, मतलब ये क्यों बन जाता है, कोई इंजरी होती है तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही प्रोसेस करने वाले हैं। अच्छा, ये बनता इसलिए है, देखें जब कोई भी इंजरी होती है, चलो बहुत हल्की सी कोई इंजरी हुई है तो उसमें तो कोई ब्लड लॉस होगा नहीं खास वजह, क्योंकि गहरा कट नहीं लगा होगा, लेकिन अगर कोई ज्यादा इंजरी हो गई है तो जो है क्या होता है कि ब्लड लॉस हो सकता है पेशेंट की बॉडी से और डेथ भी हो सकती है। आपको पता है कि जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई थी कि 5 लीटर ब्लड जो है वो बॉडी में मिनिमम जरूर होना चाहिए। अगर इससे कम हो जाएगा या बहुत ही कम हो जाएगा तो डेथ के चांसेस भी हैं। ओके। अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को कहते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस और इसमें 4 मिनट लगते हैं। अगर आपने देखा होगा किसी का सर जो है अगर फट गया, जख्मी हो गया और ब्लड आ रहा होता है तो लोग जो है ना जख्म पे हाथ रख लेते हैं ताकि ब्लड ना लॉस ना हो, और थोड़ी देर के लिए रखते हैं ताकि जो ये 3-4 मिनट का टाइम है जिसमें अपना ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है वो स्टार्ट हो जाए और उसका ब्लड बहना जो है रुक जाए। अगर कोई गहरा कट है तो फिर तो टांके वगैरह भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर कोई इंजरी ज्यादा है तो वो सिर्फ ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस से जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा, तो उसके अलग स्टेप्स हैं, वो बात की बात है। अभी आप बात कर रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। देखिए होता क्या है, अगर किसी को कोई इंजरी हुई, छोटी मोटी इंजरी की बात कर रही हूँ, तो सबसे पहले जो प्लेटलेट्स हमने लास्ट वीडियोस में पढ़े हैं, तो प्लेटलेट का एक फंक्शन था ब्लड क्लॉटिंग, वो भी लाजमी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ब्लड क्लॉट बनाने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। एक्चुअली जो प्लेटलेट है ना, सबसे पहले एक क्लम्प होता है वॉन्ड में, फिर ये सोचता होगा नहीं सोच कर सकता ये, लेकिन फिर इसको ये अकेले नहीं कर सकता ना सारा काम, कि सारा ब्लड जो है वो अकेले क्लॉट कर दे और क्लम बना ले। तो ये काम करता है, प्लेटलेट रिलीज करता है थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है। देखिए प्लेटलेट मेन फंक्शन इनिशिएटर है, प्लेटलेट को पता चलता है कि हाँ भाई इंजरी हो गई, अब इससे बाकी चीजों को जो इसके साथ मिलकर इंजरी को हील करेंगे, ब्लड क्लॉट बनाएंगे, उनको एक्टिवेट करना है। तो ये तो भाई अपना काम कर लेता है, ये कर लेता है थ्रोम्बोकाइनेज को रिलीज। थ्रोम्बोकाइनेज का काम ये होता है कि बॉडी में होता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन मतलब इनएक्टिव फॉर्म में होता है, वो तब एक्टिवेट होता है जब प्लेटलेट थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज करता है। थ्रोम्बोकाइनेज और विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब विटामिन के इसे सिग्नल देता है कि भाई अब तुम जो है प्रोथ्रोम्बिन काम का वक्त आ गया। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होकर एक्टिवेट हो जाता है। फिर अब ये भी नहीं रिस्पॉन्सिबल कि क्लम्प प्लेटलेट की जाके हेल्प करे, ये थ्रोम्बिन जो है फिब्रिनोजेन बॉडी में जो होता है उसको एक्टिवेट करता है फिब्रिन में, और फिर फिब्रिन जो है वो क्लॉट फॉर्म करता है। अब क्लॉट फॉर्म कैसे करता है मैं आपको एक पिक्चर शो करती हूँ। अब स्टूडेंट्स आपको एक पिक्चर नजर आ रही होगी जिसमें लिखा हुआ प्रोसेस, इंजरी हुई है, ब्लड बहता हुआ नजर आ रहा है, फिर वो ब्लड थोड़ा सा जमना शुरू हुआ है, प्लेटलेट स्टिक हुए जैसे तो ब्लड रुका है। ठीक है ना। फिर प्लेटलेट्स ने जो आगे काम किया वो तो मैंने आपको यहाँ समझा ही दिया है, इन्होंने यहाँ नहीं मेंशन किया हुआ फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर 8 के बारे में बात की हुई है। मैं कुछ फैक्टर्स के नाम भी आपको दिखा देती हूँ। ठीक है। अभी तो मैंने आपको बस डिस्क्राइब किया ना जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है। अब ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म क्या है, फिब्रिन जो लास्ट पार्ट है फिब्रिन क्लॉट बना है। फिब्रिन क्लॉट क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ, पहले आप अच्छे से इस पिक्चर को देख लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लिया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ, फिब्रिन इस तरह की ना एक वेब बना लेता है। अब वेब क्या करते हैं, जाली नुमा चीज बन गई ना एक तरह से, तो इसमें क्या होते हैं आरबीसीज, प्लाज्मा, जो भी चीज ब्लड में बह रही होती है ना वो इसमें आके स्टक हो जाती है। ठीक है।
तो इस जाली में WBCs, RBCs, प्लेटलेट स्टक हो जाते हैं फिब्रिनोजेन की वजह से, और फिर आप जो है देखते हैं कि ब्लड क्लॉट बन गया, जो जम जाता है और फिर एक पापड़ी की शेप में इख्तियार कर लेता है, और कुछ टाइम बाद खुद ब खुद झड़ जाता है और जो बाउंड है वो हील हो जाता है। एक बात जरूर याद रखिएगा, इसमें विटामिन के का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिस तरह हमारी बॉडी में विटामिन जो है वो वाइटल है ना, इस तरह विटामिन के भी इस चीज के लिए काफी रिस्पॉन्सिबल है। अगर समराइज किया जाए तो आप देखेंगे प्लेटलेट्स, विटामिन के, फिब्रिनोजेन और कैल्शियम भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। वो क्या होता है कि एक्टिवेट कर होता है, मतलब डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। एक्टिवेट तो सब या एक्टिवेट करने का काम, या जो कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबल होता है सारी एक्टिविटी करवाने में, वो तो विटामिन के होता है। स्टूडेंट्स, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, वो क्वेश्चन ये होगा कि जब इस तरह के फैक्टर्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं जो कि खून को जमाते हैं, तो हमारी बॉडी में तो खून बिल्कुल सही तरह मूव करता रहता है, वो जमता नहीं है। नहीं तो बॉडी के अंदर भी जम जाना चाहिए। अच्छा, एक बात बता दूं, अगर बॉडी के अंदर कहीं भी ब्लड क्लॉट बन गया तो वो हेमरेज कॉज कर सकता है। ठीक है, तो बॉडी में ब्लड नहीं जमना चाहिए, जानलेवा है। अब फिर ऐसा होता क्यों है भाई? इनको कैसे पता चलता है कि भाई बॉडी के अंदर नहीं जमाना है, बॉडी के बाहर जमाना है? मतलब जो भी बॉडी के बाहर कैसे जम सकता है, खैर इंजुरी में जमाना है। एक्चुअली हमारी बॉडी में ये तो क्लॉटिंग फैक्टर है, मतलब इनका काम तो ब्लड को क्लॉट करना होता है, लेकिन हमारी बॉडी में एक केमिकल जिसका नाम है हेपरिन, ओके, वो मौजूद है। पता है हेपरिन क्या करता है? हेपरिन ब्लड को बॉडी के अंदर जमने नहीं देता। अब क्यों? ये इन सब के खिलाफ समझे, अकेला खड़ा हुआ होता है कि ब्लड को जमने नहीं देगा। सब लोग ब्लड को क्लॉट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये ब्लड क्लॉट बनने नहीं देगा। तो ये कैसे करता है? ठीक है भाई, देखिए, जब तक ये लाइव होता है, जब तक जैसे इंजरी होती है ना, इंजरी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि एयर से एक्सपोज हो जाती है आपकी बॉडी का वो पार्ट, वो हिस्सा जहां पे इंजरी हुई होती है वो एयर से एक्सपोज हो जाता है। एयर से एक्सपोज होने की वजह से ये डेड हो जाता है। जहां ये डेड होता है ये लोग एक्टिवेट हो जाते हैं और वहां ब्लड जमा देते हैं। ठीक है, जब तक ये बॉडी के अंदर है और एयर आपको पता है बॉडी में कहीं से नहीं जाएगी, आप ये नहीं बोलेगा हम सांस लेते हैं एयर जा रही है, भाई ऐसा नहीं करेगा। वो लंग्स में जा रही है, बॉडी के ब्लड और इस तरह के पार्ट्स में नहीं जा रही है जहां पे हेपरिन को जो है डेड करे और ब्लड जमा दे। ठीक है, तो ये हेपरिन अपना काम करता रहेगा और ब्लड को जमने से रोकता रहेगा, और हमारी बॉडी में ब्लड नहीं जमना चाहिए, ये अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा, आपने अगर देखा हो कि हेपरिन कुछ लोगों में, आपने एक डिजीज के बारे में सुना हो, नहीं देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, हेमोफीलिया एक डिजीज है। हेमोफीलिया में क्या होता है कि ये जो हेपरिन है ना, ये कुछ ज्यादा ही एक्टिवेट हो जाता है। मतलब कि अगर आपको इंजरी हो भी गई, एयर से एक्सपोज हो भी गया, तब भी जो ब्लड, या यूं समझें कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर काम नहीं कर रहे होते, मतलब ब्लड क्लॉट नहीं हो सकता है। हेमोफीलिया जो है, हेमोफिलिक जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ब्लड क्लॉट जो है वो नहीं होता। तो उन्हें कोई भी इंजरी होती है तो ब्लड उस इंजूर्ड पार्ट से बहता रहेगा, और अगर उसे कंट्रोल नहीं किया गया, किसी तरीके से उसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जा सका, तो वो ब्लड के बहने की वजह से, कम होने की वजह से डेड भी हो सकता है। ठीक है, अरे तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि ब्लड बॉडी में जम जाएगा तो वो हेमरेज कहलाएगा, और अगर ब्लड जमेगा नहीं इंजरी के बाद तो वो हीमोफीलिक कंडीशन होती है, और इससे भी डेथ हो सकती है अगर ब्लड का ज़्यादा लॉस हो गया तो। और हेपरिन वो केमिकल है, या वो पार्ट वो है रिस्पॉन्सिबल जो कि ब्लड को क्लॉट बॉडी के अंदर नहीं होने देता। तो स्टूडेंट्स, अब हम कह सकते हैं कि आपको ब्लड क्लॉटिंग के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स चाहिए, जो ज़रूरी हैं, वो आपको मिल चुके होंगे। और अगर आपको और डिटेल कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, और पीछे की भी जो वीडियोस मैंने बायोलॉजी से रिलेटेड अपलोड करना शुरू की हैं उन्हें भी देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।